तो अध्याय 5 में जो जल हमने चैप्टर 5 में जो जल हमने देखा है, तो देखिए जल बेसिकली क्या होता है। आपको पता है कि बहुत सारा जल हमारे पृथ्वी पर फैला हुआ है चारों तरफ, और इसी के कारण हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम आसमान से देखें तो हमारी पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है, ठीक है, इसीलिए इसे वो नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होगी डेफिनेटली। देखिए, थलशाला आपको पता होगा कि जो थलशाला होता है, जैसे गमले का पेड़ तो जिसमें लगाते हैं, कि या छोटी सी घर के पौधे में रखने वाली कृत्रिम अहाता होती है थलशाला। इट इज़ द आर्टिफिशियल यार्ड ऑफ स्मॉल हाउस कीपिंग प्लांट्स, ठीक है। दूसरा कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संगठित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। Water evaporate due to the heat of the sun. When it cools, the water vapor gets organized and takes the form of cloud. From here, it falls down on earth or sea in the form of rain and gentle rain. कहने का मतलब ये है, अभी समझाते हैं, ठीक है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्र लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। The process in which water constantly changes its form and the oceans rotate between the atmosphere and the earth is called water cycle। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े भूभाग पर जो है वो जल की उपस्थिति पाई जाती है। दूसरी ओर से हम देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा पोखरण है या फिर कोई तालाब मान लीजिए, ठीक है। तालाब हो गया तो तालाब से क्या होता है, या फिर कोई समुद्र हो गया। अब क्या होगा कि समुद्र, मान लीजिए ये समुद्र प्रशांत महासागर है। अब यहाँ से जो सूर्य होगा, वो जो सूर्य की किरणें होंगी वो इस वाष्पीकरण के कारण इस पोखरण या फिर इस समुद्र के जल को, ठीक है, वाष्पीकृत करेंगे, अपनी तरफ अवशोषित करेंगे। अब क्या होंगे कि ये वाष्पीकरण के द्वारा ये जो छोटे छोटे जल है ये वाष्पीकृत होकर अब बादलों में चले जाएंगे। अब बादलों का देखिए, हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में कि जो गर्म बादल होते हैं, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उसकी आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, आर्द्रता धारण करने की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। अब ये वाष्पीकृत के द्वारा ये जो जल है वो वाष्प बन के कहाँ पर जाएगा, आसमान में जाएगा। अब नम वायु बन जाएगी। अब क्या होगा कि हमने क्या देखा था कि आर्द्रता जो है इसके माध्यम से संघनित होकर आपस में क्या करेंगे, जल की बूंदें बन जाएंगी, और ये जल की छोटी छोटी बूंदें जो रहेंगी आसमान में, वो क्या करेंगी, एक दूसरे के पास में आकर संघनित होने लगेंगी, तो ये एक बड़ी बूंद बन जाएगी। जिसके कारण क्या होता है कि अभी जब ये बूंदें बन जाएंगी तो किसी दूसरे एरिया में जब ये बादल, क्या आपको पता होगा, गमन करते हैं, ठीक है। तो गमन करते हुए जब ये आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पर ये बूंदें बड़ी हो जाएंगी वहाँ पर क्या होगा, वर्षण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बारिश हो रही है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो लगातार चलता रहता है, और इसे हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक देखिए, यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है। वाष्पीकरण के माध्यम से बादल ने इसको शोषित किया, अवशोषित किया, और संघनन के माध्यम से क्या हुआ कि जल की बूंदों में कन्वर्ट हुआ, इसके माध्यम से फिर वर्षण हुआ। अब ये लगातार प्रोसेस क्या चल रही है, फिर चल रही है, लगातार चल रही है। अब ये प्रोसेस क्या हुआ कि फिर ये आसमान के जो बारिश हुई है, फिर ये क्या होगा कि फिर ये वापस उसी में आ जाएगा, फिर वाष्पीकरण के माध्यम से फिर होगा, फिर संघनित होकर फिर बरसात होगी। तो वो जो प्रोसेस है इसी को जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं, अलवड़, ठीक है। अलवड़ जल के प्रमुख स्रोत नदी, ताल, सूते एवं हिमनद है, यानी द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, जिसको हम पीते हैं, पीने योग्य होते हैं जल वाटर, जिसे हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। अलवड़ मतलब जिसमें लवणता नहीं हो। लवण आपको पता होगा कि जिसमें साल्ट वाटर जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता है। तो द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर बेड एंड कॉटन एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। महासागर एवं समुद्रों का जल लवड़ी होता है। इससे अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड NaCl या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, ठीक है। आपको पता होगा जब गांधी जी ने साबरमती अपने आश्रम से चले थे तो उन्होंने क्या किया था कि सागर को सुखवा करके उसमें से जो जल था, साल्ट होता था, उसको निकाल करके वहाँ पे अंग्रेज़ों को तोड़ा था, जो रूल्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महासागर एवं समुद्रों का जो जल होता है, लवड़ी जल होता है, उसमें अधिकांश NaCl यानी सोडियम क्लोराइड खाने में जो उपयोग किया जाता है वो मिलता है। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज साल्टी, मोस्ट ऑफ इट सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट यूज्ड इन फूड।
अब जल का वितरण को हम देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह 3/4 यानी 3/4 जल से ढका हुआ है। यानी अगर मान लीजिए 4 हिस्सों में अगर हम पृथ्वी को बांटे तो इसमें से 3 हिस्सा जो आपका आएगा वो जल होगा। 3 हिस्सा आपका क्या होगा, इसमें से जल होगा। तो उन्होंने यही कहने का मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। वी ऑल नोज दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना क्यों पड़ रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि जल की वजह से कई भारत में ही देखिए कई मौतें हो जाती हैं जल के कारण। कई क्षेत्रों में जल पहुंच नहीं पाता है। तो इफ़ देयर इज़ अ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेसेस वाटर स्कैरसिटी। तो क्या पृथ्वी पर मौजूद जल हमारे लिए उपलब्ध है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर इन परसेंटेज। महासागरों में जो जल पाया जाता है वो 97.3% जल पाया जाता है, जो कि लवड़ी होता है। ठीक है, लवड़ी होता है यानी साल्ट होता है, साल्ट वाटर होता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता है। इसमें आप तैराकी भी नहीं कर सकते। बर्फ छत्रक के रूप में यानी जो बर्फ के रूप में जमी हुई है वो 2% पाई जाती है। भूमिगत जल आप जिसे हम यूज़ करते हैं देख लीजिए 0.68 यानी 1% भी नहीं पाया जाता जी। ठीक है, भूमिगत जो जल होता है यानी ग्राउंड वाटर जो कि हम अभी पी रहे हैं तो 0.68 यानी 1% भी नहीं पाया जाता, इसलिए जल की कमी होती है। और झीलों का अलवड़ जल यानी साल्ट जो ठीक है 0.009 यानी बहुत ही कम मात्रा में। स्थानीय समुद्री एवं नमकीन झीलें जो है 0.009, वायुमंडल में जो है वो 0.0019, नदियों में 0.00019, टोटल मिला के 100। देखिए महासागरों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है। देखते हैं कि देखिए लवणता मतलब साल्टिनेशन मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम में जल मौजूद नमक की मात्रा, यानी आप 1000 ग्राम में मतलब 1 लीटर पानी लीजिए। 1000 ग्राम में 1 लीटर होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो 1 लीटर आप पानी लीजिए। ठीक है, महासागरों का औसत जो है 35% प्रति 1000 ग्राम है। मतलब क्या होता है कि आप 1000 मतलब 1 लीटर अगर पानी लेते हैं यानी 1000 ऊपर से हम देखें 1000 ग्राम अगर हम उसमें क्या लेते हैं पानी लेते हैं तो उसमें से जो 35वां भाग यानी 35 ग्राम जो इसमें होगा वो साल्ट के रूप में होगा। ठीक है, महासागरों में अगर देखा जाए इसका मतलब क्या है, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम्स परसेंटेज इज 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस इज 35 पार्ट ऑफ पर 1000। ठीक है, मतलब कि जो महासागर का औसत लवणता होती है वो 35 भाग यानी 1000 में 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। देखिए इजराइल के मृत सागर, एक इजराइल का जो मृत सागर है इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन बना देती है। देखिए क्या कहने का मतलब क्या है, जो मृत सागर है इसमें सबसे लवड़ी जल पाया जाता है, सबसे लवड़ी जल यही इसमें होता है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं मतलब 1000 ग्राम पानी ले रहे हैं, उसमें से 340 ग्राम जो है वो लवणता उसमें पाई जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना लवण, मतलब अगर आप उस पर तैराकी करना चाहें बता रहे हैं तो बड़े आराम से उसमें आप डूबेंगे नहीं। ठीक है, बड़े आराम से एक तरफ से दूसरे छोर को पार कर जाएगा। तो वही कहा गया है कि डेड सी इन द इजराइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज द साल्ट कॉन्टेंट मिक्स इज डेंस, घना बनाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सागरों का दिया गया है, उसको देख लेते हैं। देखिए उत्तर अमेरिका में आपका साल्ट लेक सिटी है। ठीक है, और मिसिसिपी नदी भी है, आपने पढ़ा होगा। ग्रेट बियर झील भी है, ग्रेट स्लेव झील भी है, और विनिपिग झील है, सुपीरियर झील है। देखिए यहाँ पे सुपीरियर झील किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। ठीक है, सुपीरियर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे वुलर झील भी यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में है। तो आपने कितने देखा, एक बार हम पहले झीलों को देख लेते हैं। तो ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील, साथ ही साथ में विनिपिग झील और सुपीरियर झील। ठीक है, और वुरन झील है। ठीक है, इतनी तो झीलें हो गई, 5 झीलें हो गई। बाकी मिसिसिपी नदी और साल्ट लेक सिटी, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका के हैं। वहीं बात किया जाए तो सबसे चौड़ी नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में है, सबसे चौड़ी, ठीक है, इसकी जो विड्थ है सबसे चौड़ी है, यहाँ पे कैरेबियन सागर है।
अफ्रीका में अगर आप जाते हैं तो नील नदी आपको पता होगा कि सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, जबकि सबसे चौड़ी नदी अगर बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो नील नदी बहती है यहाँ पे दिया भी गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका के मध्य में भूमध्य सागर है, ठीक है। अफ्रीका में ही नाइजर नदी है, और दनुबा नदी यूरोप में है, काला सागर भी यूरोप में ही है, ठीक है। अब देखें एशिया में आ जाते हैं तो वांग ही जो कि चाइना में है नदी है, ठीक है। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर जिस पे विवाद होते रहते हैं आए दिन, ठीक है। डार्लिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और कोरल सागर इस प्रकार से देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पे, दक्षिण पूर्वी तट पे, अरब सागर, ठीक है, भारत के पश्चिमी दक्षिणी तट पर, हिंद महासागर दक्षिणी तट पर, एशिया महाद्वीप में हम देख रहे हैं कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप सागरों को देख लीजिए, झील को देख लीजिए, एक बार आप स्थिति देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो वहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप इन सब चीज़ों को, अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल आते हैं और उन चीज़ों के बारे में 250 शब्दों में आप लिख कर नीचे ये चित्र जो है आप प्रदर्शित कर देते तो डेफिनेटली ये सब बेनिफिशियली है, ठीक है, बेनिफिशियली आपको नंबर दिलाएंगे। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो 22 मार्च को आपको पता होना चाहिए विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस लिखें तो इसमें ये भी आप कोरिलेट कर सकते हैं कि मार्च 22 सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे व्हेन टू कंजर्व द वाटर ऑफ रेन फॉर्स्ड इन डिफरेंट वेज। मतलब कि 22 मार्च को देखिए सिर्फ मनाने नहीं जाता, मनाने जाने के पीछे एक रीज़न होता है कि जो हमारा वाटर है उसको हम सेव किस प्रकार से करें, किस प्रकार से जो फैक्ट्रियां हैं जो पानी को गंदा कर रही हैं, जो हमारा ग्राउंड लेवल घटता जा रहा है उसको हम किस प्रकार से इंक्रीज करें, किस प्रकार से पेड़ पौधों को लगाएं ताकि जो भूमिगत जो श्रावण हो रहा है, जो भूमि जो रीस करके नीचे चली आ रही है पहाड़ों पर जो भूमि है, ठीक है, बरसात के माध्यम से, तो उसको हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, वो सब 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में जब यहाँ पे संगठन बैठता है तो आपस में ये चीज़ चर्चाएं चलती है। अब महासागरीय परिसंचरण को देख लेते हैं, यानी ओशियन सर्कुलेशंस को देख लेते हैं। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता, ठीक है। जो महासागरीय परिसंचरण होता है, ओशियन सर्कुलेशंस होता है, उसमें हमने क्या देखा कि अनलाइक द काम ऑफ वाटर द लेक एंड लेक ओशियंस वाटर इज़ ऑलवेज मूविंग, इट्स नेवर काम। मतलब ताल हम क्या देखते हैं, अगर हम पोखर देख लें, फिर ताल देख लें, फिर झील देख लें, तो हमेशा उसमें शांत जल का प्रवाह होता है, जबकि महासागरीय जल में क्या होता है, वो हमेशा एक गतिमान अवस्था में रहती है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, वन कैन क्लासीफाइज द मूवमेंट ऑफ द ओशंस एज तरंगे, तरंगों के रूप में चलती है वेव, ज्वार भाटा आता है, ईव्स टाइड्स आता है, धाराएं जो वेव्स कहलाती हैं चलती हैं, ठीक है। तो तरंगे चलती हैं, ज्वार भाटा आता है, धाराएं चलती हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। मान लीजिए ये हमारा वाटर है, ठीक है, अभी तो शांत चल रहा है, जैसे ही जैसे इस पे वायु का जो प्रेशर दाब बढ़ेगा तो ये क्या करेगी, अब ये इनका फ्लो बहुत ऊपर ऊपर होने लगेगा, ठीक है, ये तरंगों के रूप में विचरण करने लगेगी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स scraped across the ocean surface, the stronger the wind flow, the bigger the wave becomes। मतलब जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सुनामी को देख लेते हैं, सुनामी क्या चीज़ है। देखिए, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इस कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। मैसिव वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो इन अ स्टॉर्म कॉजिंग एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शंस। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब तूफान तेज चलता है, तूफान में जब तेज वायु चलती है तो विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इस कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। मैसिव वेव्स और प्रोड्यूस, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए तूफान आता है तो नदियों का जो तरंगे होती हैं, नदियों में क्या होती हैं, हमने देखा कि तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब जिस प्रकार से तूफान आएगा, तूफान की गति अगर तेज रहेगी तो तरंगे ज़्यादा ऊपर बहेंगी, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, तरंगे उत्पन्न होती है तो अत्यधिक ये विनाश करती हैं। जो आसपास के एरिया होते हैं, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, उनको बहा ले जाती है, फिर उसको डुबो देती है। देखिए आगे अगले पॉइंट क्या है कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण। भूस्खलन मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी का कुछ भाग
पृथ्वी का जब कोई मान लीजिए भूपर्पटी जो क्षेत्र होता है वो अपने स्थान से रीस करके किसकी माध्यम से, या तो तरंगे चलेंगी या फिर वर्षण होगा, तो वो क्या करेगी, अपने स्थान से डिस्प्लेस होके दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, तो वह स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको भूस्खलन कहते हैं। इसलिए भूस्खलन की स्थिति से बचने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिसके कारण जब बारिश होती है, जब बरसात होती है, तो वो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती है, जिसके कारण से जब उस पर जल का वर्षण होता है तो वो जल वर्षण के कारण जो मिट्टी होती है भूस्खलित नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाला विशाल ज्वारी तरंगे उठ जाती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू द अर्थक्वेक, वैल्केनिक इरप्शंस और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ओशियंस वाटर इज हाईली डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच टाइडल wave of up to 15 meters height can be called as a tsunami। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जब कोई भूकंप आए या फिर ज्वालामुखी उद्गार हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी में हमारे भूपर्पटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर भूस्खलन होगा, ठीक है, भूस्खलन हो जाए, भूस्खलन की प्रक्रिया हो जाए, तब क्या होगा कि बहुत तेज, आपको पता होगा भूकंप आएगा तो बहुत तेज के साथ में ये तबाही लेके आता है, तो इससे भूपर्पटी क्या होगी, बहुत बुरी तरह से विचलित होगी। जब विचलन होगा तो इसका जो जल है वो क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, ओवरफ्लो अत्यधिक विस्थापित हो जाएगा, तो विस्थापन के कारण क्या होगा कि 15 मीटर के तक ऊंचाई तक विशाल ज्वारी तरंगे उठ जाती है, जिसको सुनामी कहते हैं। अब यही क्या होती है कि आसपास के क्षेत्रों को क्या कर लेती है, डुबो देती है। जैसे अब तक अगर उदाहरण देखा जाए तो अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो था वो 150 मीटर तक मापा गया है। ठीक है, 150 मीटर तक 700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से। देखिए अगर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो गाड़ी यहाँ पे उड़ने लगती है, तो आप इमेजिन कीजिए कि 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि कोई सुनामी आती है, और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ, जो सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट क्या गया था, डूब गया था। ठीक है, तो 2004 में भारत के तटीय क्षेत्र में सुनामी आया था, जो कि 150 मीटर मापा गया था और 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी गति थी। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर। दीज वेव्स मूव एट अ स्पीड ऑफ ओवर 700 किलोमीटर पर आवर। द 2004 सुनामी caused immense destructions in the coastal area of India. After the tsunami, the Andaman and Nicobar द्वीप group drowned इंदिरा पॉइंट was। ठीक है, ये चीज़ें अभी तक हमने देखी थी। देखिए सुनामी शब्द जो है वो जापान का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सुनामी इज द जापानीज वर्ड दैट मीन्स हर्बर वेव्स, एज द हर्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर दिस सुनामी देयर इज ए सुनामी। ठीक है, जो समुद्र के किनारे पोताश्रय होते हैं वो क्या हो जाते हैं, भूग जाते हैं, डूब जाते हैं। देखिए सुनामी पृथ्वी का एक तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की, अधिकेंद्र आपको पता है ना, अधिकेंद्र मतलब क्या होता है कि उसके सुनामी के केंद्र का आसपास वाला क्षेत्र जहाँ पर ये विनाशकारी इसका असर होता है। ठीक है, देखिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे भूकंप का परिणाम थी, भूकंप के कारण ये तरंगे आई थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर जो है, रिक्टर पैमाने पर कितनी मापी गई थी। अब क्या हुआ था उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भारतीय प्लेट थी बेसिकली वो वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल से अकस्मात गति से उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा।
भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट्स के नीचे चले जाने का जल वापस समुद्री तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना में व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए और भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, वो भी डूब गया। ठीक है, स्थिति पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप का अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप समूह में एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई और जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से भी अधिक घर को प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में ये हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों को तबाही मचाई थी, पिछले कई सौ वर्ष की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण से आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल से तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तक ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उसे अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो अगले टॉपिक को जो हम ज्वार भाटा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ईब और टाइड क्या होता है। ठीक है, तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो समुद्र की जो लहरें होती है, जो महासागरीय जल जो उसका उठने को क्या कहते हैं, ज्वार, और जब वो लहरें नीचे गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाटा। ठीक है, तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशियंस वाटर ट्वाइस अ डे कॉल्ड टाइड ईब। ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तट के पीछे चला जाता है, तब उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, व्हेन द वाटर राइज टू द हाईएस्ट हाइट एंड सबमर्जेस अ लार्ज पार्ट्स ऑफ कोस्ट इट इज कॉल्ड टाइड, एंड व्हेन वाटर रीचेस इट at its lowest level and goes back from the coast it is called भाटा। ठीक है, तो जो समुद्र की ऊंचाई है, जो समुद्र है, समुद्र के जल के ऊपर उठने को क्या कहते हैं, हम ज्वार कहते हैं, और समुद्र के जल के नीचे आने या फिर नीचे बहकर पीछे आने को क्या कहते हैं, हम भाटा कहते हैं। ठीक है, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्थात वो तट के पीछे चला जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, भाटा। मान लीजिए समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र तल से इसमें क्या आया, तूफान आया। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण क्या हुआ कि इसके जल का स्तर जो है वो बढ़ा और तट तक ये पूरा इतना तक डुबो डाला, तो इसे क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे। अब वापस जब आते समय क्या होगा कि ये इसी तरह वापस आते समय क्या होगा, निम्नतम स्तर होगा। अब ये इस तरह से निम्नतम स्तर अपनी तरफ पीछे हट जाएगा, तब इसे क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। तो ये क्रियाएं होती क्यों है, तो बेसिकली ये सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, ड्यू टू द पावरफुल ग्रेविटी ऑफ सन एंड द मून टाइड्स ईव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चंद्रमा एवं सूर्य की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं।
When the water of earth is near to the moon, then at the time the gravity of the moon is attracted by water, due to which high tides comes। ठीक है, अब इसमें कहने की बात यह है, अभी देखो उसको हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास भी करेंगे कि जब पृथ्वी जो होती है वो पृथ्वी का जो जल होता है वो चंद्रमा के निकट होता है। मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, इसका ये मान लीजिए प्रशांत सागर, यहाँ पे ये प्रशांत सागर है और ये यहाँ पे चंद्रमा है। ठीक है, कहने का मतलब यही इनके है कि जब पृथ्वी का जल है जो वो किसके निकट होता है, चंद्रमा के निकट होता है, तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बल जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी में होती हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, तीनों एक सीधे में होते हैं। इस समय सबसे उच्च ज्वार उठते हैं, इस ज्वार को विहत ज्वार कहते हैं। ठीक है, ऑन द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, मून एंड द अर्थ आर ऑल इन वन लाइन एट दिस टाइम द हाइएस्ट टाइड राइज एंड दिस टाइड इज कॉल्ड बिग टाइड। ठीक है, तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन हमने क्या देखा कि चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होती हैं, इससे सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को हम क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो है हमारा कि ज्वार जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, लेकिन जब चांद जो होता है वो अपने पहले एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे फिगर के माध्यम से। तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में लगता है और महासागर जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जब चांद जो होता है वो अपने प्रथम एवं चतुर्थांश में होता है, तो पृथ्वी और सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागर जल पर पड़ता है। ठीक है, जो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागर जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इसको अभी हम समझेंगे उसकी परिस्थिति को। ठीक है, बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वाड्रेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड सन फॉल्स ऑन द ओशियन वाटर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। एज अ रिजल्ट लो टाइड occur such tides is called short tide ebb। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। जो उच्च ज्वार होते हैं वो नौ संचालन में सहायक होते हैं। हाई टाइड हेल्प्स इन द एयर सर्कुलेशंस। अब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या कर रहा है कि नौका लेके जा रहा है, नौ संचालक है, तो मान लीजिए उसी दिशा में क्या हो रही है कि उसी दिशा में ज्वार भाटा भी आ रहे हैं, तो तरंगे भी इसी प्रकार से चलेंगी। तब क्या होगा कि अब ये जो यहाँ पर पोताश्रय है, यहाँ पे जो नौसंचालक है, ये क्या करेगा, लहरों के साथ, तरंगों के साथ उसी दिशा में अगर आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए ये संचालक में सहायता करती हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुँचाते हैं और जहाज को बंदरगाह तक पहुँचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि मछलियाँ जो होती हैं वो समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं। ठीक है, उच्च ज्वार और भाटा के कारण, जिसके कारण जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। दे रेज द वाटर लेवल टू द हाइएस्ट ऑफ द कोस्ट। दे हेल्प द शिप टू रीच द पोर्ट। हाइएस्ट टाइड आल्सो हेल्प द फिशिंग। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड मेनी फिश कम क्लोज टू द कोस्ट। एज अ रिजल्ट फिशरमैन आर एबल टू कैच फिश विदाउट डिफिकल्टी। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इन सम प्लेसेस द फ्लैक्चुएशंस ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइडल ईब आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लघु ज्वार कब आता है? लघु ज्वार कब आता है? जब हमने देखा था कि लघु ज्वार कब आता है कि जब हमने देखा था कि सूर्य क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो विपरीत दिशा में होता है। अभी तक हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी थी एक बार देख लेते हैं उसको। देखिए यहाँ पे बताया था कि एक सेकंड,
जब पृथ्वी का चंद्रमा पर उस समय, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब चांद अपने प्रथम एवं चतुर्थांश में होता है, ठीक है, तो ये प्रथम एवं चतुर्थांश में होता है, पृथ्वी इस प्रकार से होती है। जब स्थिति इस प्रकार से होती है कि उसके 90 एंगल पर जो होता है वो चांद होता है और उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, सूर्य होता है। तो क्या होता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण अप्लाई करता है, इस पर भी गुरुत्वाकर्षण लगता है, ठीक है। एक दूसरे पर आपको पता होगा कि जो पिंड होते हैं, जो सौरमंडल में जो पिंड हैं, एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो वो एक दूसरे की कक्षा छोड़कर अनंत में चले जाते। तो हमने क्या देखा कि लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं में लगता है और महासागर दिशाओं में महासागर जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो देखिए वही चीज़ वही स्थिति है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। और दूसरी क्या है कि वृहद ज्वार भाटा को हमने क्या समझा था कि ये अमावस्या के दिन आता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होती हैं। तो क्या होता है, अब देखिए लघु ज्वार भाटा में क्या हुआ कि इधर से भी जो है अप्लाई हो रहा है, इधर से भी अप्लाई हो रहा है। तो चंद्रमा क्या कर रही है, चंद्रमा ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा, जबकि सूर्य इधर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे लघु जो बैलेंस है वो बराबर होगा, इसलिए जो है लघु ज्वार भाटा आएंगे। जबकि जब क्या होता है कि जब सूर्य अमावस्या के दिन क्या होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होती हैं तो सूर्य, चंद्रमा और जो है मिलकर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण अधिरोपित करती हैं, जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा आने की संभावना रहती है, आती है, ठीक है। अब महासागरीय धाराओं को यहाँ पे, तो महासागरीय धाराओं के बारे में बात करेंगे, ओशियंस यहाँ पे करंट्स के बारे में बात करेंगे। महासागरीय जो धाराएं होती है वो महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर कि क्या एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा को क्या कहते हैं, महासागरीय जल धाराएं कहते हैं। क्या एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा को महासागरीय धाराएं कहते हैं। ओशियन करंट्स आर रेगुलर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द ओशियन सरफेस इन द सर्टेन डायरेक्शंस, ठीक है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ओशियन करंट्स कैन बी हॉट और कोल्ड। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो गर्म भी हो सकती हैं या फिर ठंडी भी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। वार्म ओशियन करंट यूजुअली अराइज नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टुवर्ड द पोल। आपको पता होगा, एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने क्या समझा था कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, इसके बाद हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा 6.5 में 6.5 दक्षिण में, इसके बाद वो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो जो देखिए जो गर्म जल धाराएं होती है वो भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और इनका फ्लो किधर की तरफ होता है, इनका फ्लो जो है वो ध्रुवों की तरफ होता है, उत्तर से उत्तर की तरफ, दक्षिण वाला कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ मकर रेखा वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो जल धाराएं हैं उनका प्रवाह अलग अलग दिशा में होता है। ये जल धाराएं गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पे दूसरा बात क्या है कि ठंडी धारा जो है ध्रुवों से उच्च अक्षांश से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। देखिए आपको पता होगा कि ये हमारी पृथ्वी है, एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी जो होती है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा होता है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा होती है 23.5 अंश पे। इसके और इसके मध्य में यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंधी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 6.5 अंश मतलब कर्क रेखा से 6.5 अंश ऊपर उत्तर की तरफ और मकर रेखा से 6.5 अंश दक्षिण की तरफ का जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब यहाँ का जो वायु होती है वो शीतोष्ण मतलब कि यहाँ पर शीत और उष्ण मतलब कि गर्मी और ठंडी जो होती है वो बराबर बराबर होती है इन दोनों क्षेत्र में। अब यहाँ पर ये जो कर्क रेखा मकर रेखा का जो क्षेत्र है इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर जो गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर की तरफ और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ यहाँ का जो तापमान होता है वो मैक्सिमम होता है, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र, जहाँ पर साल भर 365 दिन, ठीक है, साल भर 365 दिन क्या होता है, बर्फ़ जमा रहती है, ठीक है।
तो इस बात से आप समझ सकते हैं। तो ये हो गई महासागरीय जलधाराएं। अब देखते हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में थोड़ा सा और देखें। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, ठीक है। लेब्राडोर ओशियन करंट आर कोल्ड वाटर स्ट्रीम्स, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है। वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज द हॉट वाटर करेंट्स। महासागरीय धारा किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। अब देखिए जो महासागरीय धारा होती है वो किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। अगर किसी भी क्षेत्र में गर्म जल धाराएं अगर प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, गर्मी भरा होगा। जबकि अगर कोई भी मान लीजिए कोई ऐसी महासागर है जहाँ पर शीत कटिबंध क्षेत्र है, मतलब कि वहाँ पर जो है शीत क्या होती हैं कि वहाँ पे शीत जल धाराएं प्रवाहित होती है, तो उसके आसपास का क्षेत्र क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध, मतलब थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ठंडी पड़े। तो ओशियन करंट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑन अ एरिया। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो गर्म धाराएं होती है वहाँ से स्थलीय सतह का जो तापमान होता है वो गर्म होता है, ठीक है। हॉट करंट कॉज टेरेस्ट्रियल सरफेस टेम्परेचर टू वार्म। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। The place where hot and cold water bodies are found in the considered as the best fishing area worldwide। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जो है गर्मी और सर्दी, ठीक है, उष्ण और कटिबंध जो उष्ण धाराएं हैं और शीत धाराएं हैं और क्या है, गर्म जल धाराएं हैं जो जहाँ पे मिलती हैं। क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में देखेंगे तो मछलियाँ वहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर सकती, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी अगर फ्रीज हो जाएगा पानी तो वहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये जहाँ गर्म और जो है शीत जल धाराएं आपस में मिलती हैं उस क्षेत्र को हम कहते हैं कि यहाँ पर जो मछलियों को रहने योग्य यहाँ पर स्थान मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी है क्या है कि द प्लेस वेयर हॉट एंड कोल्ड वाटर बॉडीज आर फाउंड इज कंसीडर्ड द बेस्ट फिशिंग एरिया वर्ल्ड वाइड। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इसने कहने का मतलब क्या है कि वेयर हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम आर फाउंड मिस्टी वेदर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शंस इन नो सर्कुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि जो गर्म एवं ठंडी जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पे कोहरे वाला मौसम होता है। अब अगर आप खुद इमेजिन कीजिएगा, अगर आप नौसंचालक है और सामने आपके कोहरा है तो आपको आगे का क्षेत्र जो है वो नहीं दिखाई देगा, तो ये नौसंचालन में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। और हमने इससे पहले क्या देखा था कि जहाँ पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर मत्स्य पालन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है। मत्स्य पालन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में। जापान के आसपास एवं उत्तर कोरिया के उत्तर अमेरिका में, माफ़ कीजिएगा, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट में इसके कुछ उदाहरण हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ दीज आर फाउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एक बार यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जापान एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर, ये है हमारा उत्तर अमेरिका, इसका पूर्वी तट ये हो गया, ठीक है। तो जैसे लेब्राडोर जलधारा हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जलधाराओं को देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा, ठीक है, जो कि पूर्वी हमने देखा था। तो यहाँ पे गर्म जलधारा और यहाँ पे ठंडी जलधारा आपस में मिल रही है। तो यहाँ का ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर मत्स्य पालन बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर कोहरे भी बहुत ज़्यादा होंगे जिससे नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होगी। तो आपको सब क्या करना है कि सब मिला जुला के पढ़ना है। दूसरी हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से जलधाराएं चलती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में देखते हैं कि अलास्का धारा चलती है और उत्तरी प्रशांत अफवाह चलता है। उत्तरी विश्वती धारा विश्वत के रूप में चलती है, विश्वती विपरीत धारा, दक्षिण विश्वती धारा, ठीक है। और पेरू धारा यहाँ पे दिखा गया है, ब्राजीलियन धारा, ठीक है, इक्वाडोर विपरीत धारा, उत्तरी विश्वत धारा, विश्वतीय धारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक, यहाँ पे यूरोप के एरिया में देखें उत्तरी अटलांटिक अफवाह जो है चलता है, और कैनरीज धारा इस क्षेत्र में जो साउथ अफ्रीका क्षेत्र है, और आयासियो धारा देखें यहाँ पर एशिया में, ठीक है, क्यूरोशियो धारा विश्वती वृत्त पे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप धाराओं को एक बार देख लीजिएगा, उसको हम अलग से पढ़ेंगे अगली क्लास में, बहुत संक्षेप में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अध्याय 5 हमारा समाप्त होता है। अध्याय 6 है जो कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन यहाँ पे
बैठा के पढ़ेंगे कि द नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आपका स्थल है गया, मान लीजिए कोई स्थल है या फिर किसी जगह की जलवायु है, किसी जगह का वातावरण किस प्रकार से है, किसी जगह की मिट्टी किस प्रकार से, तो वो जो है वो प्राकृतिक वनस्पति को इफेक्ट डालती है। जैसे अगर कहीं पर काली मिट्टी पाई जा रही है, या फिर कहीं पे दोमट मिट्टी पाई जा रही है, या फिर कहीं की जलवायु गर्म है, कहीं की जलवायु शीतकालीन के रूप में है, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात होती है, कहीं बहुत ज़्यादा नमी है, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा पहाड़ है, या फिर कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो ये सब जो कॉन्टिनेंट होते हैं, ये सब जो फैक्टर होते हैं, ये इफेक्ट करते हैं किसको? नेचुरल वेजिटेशन को, यानी प्राकृतिक वनस्पति को। देखिए, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। यानी आप मान लीजिए पहाड़ों पर आप देखेंगे तो अन्य दूसरे प्रकार के, जो हमने देखा था ना कि पहाड़ों पर किस प्रकार से, तो हमने देखा था कि शंक्वाकार के जो है वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो है बर्फीली पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर जो इनके ऊपर जब बर्फबारी होती है तो क्या होता है कि ये बर्फ़ इनसे फिसल कर नीचे गिर जाती है। यदि ये फैलाव में होते तो क्या होता है कि इनकी टहनियाँ टूट जाती और ये ठीक से नहीं रह पाते। तो इसीलिए कहा गया है कि जो स्थल की ऊंचाई होती है, वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। द एलिवेशंस एंड वेजिटेशंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस साइट और रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। अब जिस प्रकार से ऊंचाई बढ़ेगी, जलवायु में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। कई बार हमने क्या देखा था, जैसे अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय का पर्वत मान लेते हैं। अब क्या होगा कि जब बादल यहाँ से चलता जाएगा और ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र से जाएगा तो बादल को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आगे जाएगा तो ये क्या होगा, बादल जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जानते होंगे हिमालय की ऊंचाई बहुत बड़े बड़े हिमालय हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब ये बादल पहाड़ों से टकराएगा तब यहाँ पर क्या होगी, बहुत घनघोर बरसात होगी। जबकि हम उसके विपरीत देखते हैं कि कई जगह पठार या फिर मैदानी क्षेत्र होते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। राजस्थान के जैसे क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आ जा सकता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जलवायु जो होती है, कोई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ की जिस पेड़ पौधे को जलवायु अधिक चाहिए, और वहीं पर अगर दूसरे स्थान पर देखें तो कुछ ऐसे वनस्पति होते हैं जिनकी वृद्धि के लिए जो जलवायु की मात्रा होती है बहुत कम होनी चाहिए। तो वो जो इफेक्ट करती है, यहाँ पे बताया गया है कि जलवायु में परिवर्तन के साथ में प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। देयर इज अ चेंजेस इन क्लाइमेट विद द चेंजेस इन एल्टीट्यूड एंड ड्यू टू द नेचुरल वेजिटेशन आल्सो चेंज। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। जो वनस्पति की वृद्धि होती है वो मेन फैक्टर किस पे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है, यानी तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वनस्पति की वृद्धि जो होती है वो तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति होती है, ये ढाल किस प्रकार का ढाल है, ठीक है, नीचे की ढाल है या फिर ऊपर की तरफ है, किस प्रकार का ढाल है, मिट्टी की परत कैसी है, उसकी मोटाई कितनी है, आदि जैसे कई कारकों पर, आदि जैसे कई फैक्टर पर जो है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर सच एज स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉलिड लेयर। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान के प्राकृतिक वनस्पति में सघनता एवं प्रकार में कई परिवर्तन होते हैं। प्रकार में भी परिवर्तन होता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन दीज कंपोनेंट्स द डेंसिटी एंड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ ए प्लेस आल्सो चेंज। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इन घटकों के कारण जो है प्राकृतिक वनस्पति में सघनता। अब देखिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होगी तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो वेजिटेशंस पाए जाते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, तो वो सदाबहार वहाँ पे बन पाए जाते हैं। क्या होता है कि वहाँ पर सदाबहार, हमने पढ़ा था, इसे क्लास 6 में पढ़ा था, सदाबहार वन क्या होते हैं कि वो एक साथ अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, 1 बाय 1 करके गिराते रहते हैं। तो क्या रहता है कि मान लीजिए पहले साल में इसने गिराया, जुलाई अगस्त के महीने में दूसरे पेड़ों ने गिराया, इसके बाद अगस्त सितंबर में दूसरे पेड़ों ने गिराया, जबकि अदर पेड़ जो है वो हरे भरे हैं। तो क्या होता है कि जिनका जो हरा भरा है, जो सदाबहार वन, ये हमेशा क्या होते हैं कि हरे भरे रहते हैं। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश हो रही है। और वहीं अगर हम देखें तो जो पतझड़ होता है, पतझड़ वाले जो वन होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ये
पेड़ होते हैं ये अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं, जिनसे क्या होता है इनमें तो ये मेन कहने का मतलब ये है कि जो जलवायु होती है, जो जलवायु होती है वो सघनता में भी परिवर्तन का कारण होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 मेन कैटेगरीज। जैसे एक तो हो गया वन हमारा फॉरेस्ट, दूसरा हमारा घास स्थल ग्रासलैंड, और तीसरा हमारा कांटेदार झाड़ यानी थॉर्न बशेस। वन को देखते हैं, वन क्या है, हमारा फॉरेस्ट क्या है। जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। द डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर विच grow in the area with the above temperature and full rainfall for the trees। कहने का मतलब ये है कि जो वृक्ष होते हैं, हमने क्या देखा था कि जो वृक्ष होते हैं वो उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, उगते हैं। ठीक है, और इन्हीं कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन होते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने होंगे, बहुत ज़्यादा सघन वन पाए जाएंगे, जबकि जहाँ पर बरसात की मात्रा बहुत कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, विरल वन पाए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के वन वहाँ पे पाए जाते हैं। घास स्थल क्या होता है कि जो मध्यम वर्षा वाले, देखिए अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि वहाँ पे परिपूर्ण वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर ये वन जो है उगते हैं, जबकि घास स्थल क्या होता है कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है घास स्थल उगते हैं। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उसे घास स्थल कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं। दोज दैट ग्रो इन एन एरिया विथ मॉडरेट रेनफॉल। आपको इस बात को समझना है। कांटेदार झाड़ियाँ क्या होती है कि यहाँ पर बरसात ना के बराबर होती है, मतलब कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियों केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होती है। ठीक है, जहाँ पर बरसात की मात्रा बहुत न्यून होती है या फिर ना के बराबर होती है। थॉर्नी सर्ब्स एंड सर्ब्स ग्रो ओनली इन ड्राई एरिया। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन का प्रमुख कारण जलवायु में होने वाला बदलाव है। जो प्राकृतिक वनस्पति है इनमें जो परिवर्तन होता है, जैसे कई जगह हम घास स्थल पाते हैं, कई जगह कांटेदार झाड़ियाँ पाते हैं, कई जगह वन पाते हैं, कई सघन वन होते हैं, कई विरल वन होते हैं। तो इन सब में जो परिवर्तन है, जो विपरीत प्रकार के जो परिवर्तन देखे जाते हैं, ये सिर्फ जलवायु में परिवर्तन होने के कारण दिखाई देते हैं। क्लाइमेट चेंज इन द मेन रीजन फॉर द चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि जो प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, जलवायु में होने वाला बदलाव। ठीक है, वन क्या होते हैं, सघन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, और जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है वहाँ पर घास स्थल पाए जाते हैं, जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इट्स सो इनॉर्मस दैट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। मतलब कि पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। देखिए पहली बात क्या है कि सदाबहार जो वन होते हैं वो 12 महीना 365 दिन क्या होते हैं कि अपनी हरे भरे रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि इतने सघन होते हैं, इतने सघन क्षेत्र में विस्तृत होते हैं ये कि इनमें जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये इनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, इतने सघन होते हैं। आप लोग समझ सकते हैं। तीसरी बात हमने क्या समझने का प्रयास करना है कि ये अगर मान लीजिए सघन वन है तो डेफिनेटली हमें वहाँ पर वहाँ की वातावरण जो वहाँ का वायु है वो शुद्ध होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगा। तो फेफड़ा इसी कारण कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें जो हैं वो जीवन दायिनी के रूप में ये कार्य करता है। अब देखिए एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, मगर यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी मार के खा सकता है। ठीक है, एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है ये मगर जैसे बड़े जानवर को भी मार के खा सकता है। एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल्स। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं इनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बरसात की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। यह घने वन भूमध्य रेखा
आपको पता होगा जो 0 डिग्री पे है, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधी के आसपास पाए जाते हैं। देखिए समझने का प्रयास करते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, हमारी कर्क रेखा हो गई, ये हमारी मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का जो क्षेत्र है उसे हम भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, हमने बताया भी था कि यह घने वन जो है वह भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, मेन फैक्टर जो कि आपको याद रख लेना है, रट लेना है। दीज एरियाज आर वार्म एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे वर्ष यहाँ पे वर्षा होती रहती है, अत्यधिक वर्षा होती रहती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, देखिए बिकॉज द weather here is never dry and the leaves of the trees here do not fall completely, hence इसलिए दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है कभी शुष्क नहीं होता। आपको पता होगा कि यहाँ पे 12 महीना क्या होता है कि बारिश होती रहती है। जब बारिश होगी तो वहाँ का मौसम तापमान क्या होगा, वहाँ का तापमान ठंडा होगा और वहाँ का जो क्षेत्र है वो हमेशा 12 महीना क्या होगा, हरा भरा रहेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेगा। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बीतान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। ड्यू टू द थिक स्पेसिंग ऑफ वेरी डेंस ट्रीज, सनलाइट डज नॉट रीच इनसाइड द फॉरेस्ट इवन ड्यूरिंग डे टाइम। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आगनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ठीक है, टाइपिकली हार्डवुड ट्रीज सच एज रोजवुड, इबोनी एंड महागोनी एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि जो हमने देखा था कि जो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं इन्हें हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए दूसरी फैक्टर हमने क्या देखा कि ये भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा फैक्टर हमने क्या देखा कि ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यह क्षेत्र गर्म होते हैं और यहाँ पे पूरे वर्ष क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता। ठीक है, ड्राई सीजन्स नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और काफ़ी घनों वृक्षों की मोटी बीतान के कारण यहाँ पर जो दिन के समय जो सूर्य का किरण होता है वो नीचे तक, जमीन तक यानी सतह तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, हमने क्या पढ़ा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। ये भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय के आसपास क्षेत्र वाले इलाके में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे गर्म होते हैं, ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ पे कभी मौसम शुष्क नहीं होता, इसलिए पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती, इसलिए सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्ष की मोटी बीतान के कारण यहाँ पे दिन के समय सूर्य का प्रकाश जो है अंदर तक नहीं पहुंच पाता है और आमतौर पर यहाँ पे रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि तरह के वृक्ष जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए अगला हमारा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। पिछले बार हमने क्या देखा था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हमें देखना है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है। देखते हैं इसको। जो अभी तक हमने बताया है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, ये मानसून पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से मानसून होते हैं तो यहाँ पे एक साथ ही अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे उसको। जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। विच आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। सीजनल चेंजेस अकर इन दीज एरियाज। जल संरक्षित रहने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, जल संरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष जो है। अब देखिए हमने उस पर पहले क्या देखा था कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट था वहाँ का मौसम क्या होता है, वहाँ का मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता है, वहाँ इसलिए हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। जबकि यहाँ का जो देखिए जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम के समय में यहाँ पर वृक्ष की अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। टू कंजर्व वाटर द ट्रीज हियर ड्रॉप लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, नीम एवं शीशम आदि वृक्ष जो है महत्वपूर्ण हैं। एमंगस्ट द स्ट्रॉन्ग वुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट और साल, टीक, नीम एंड रोजवुड। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों के साल, सागवान एवं नीम, शीशम
आदि जो है वो महत्वपूर्ण है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। हार्डवुड ट्री आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी और गोल्डन लंगूर बंदर हैं। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, पहली बात तो क्या होता है कि अपनी पत्तियां ये एक साथ गिरा देते हैं। इसलिए क्या होता है, देखिए सीजन आने पर ये एक साथ गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए, पानी को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, पानी को बचाए रखने के लिए, पानी को संरक्षित रहने के लिए। अब इन्हें हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं ये मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, कुछ बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। और इसमें हम देखा कि मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं और जल संरक्षित रखने के लिए क्या हमने देखा कि ये शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष जो होते हैं वो पत्तियों को गिरा देते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में शाल, सागवान, नीम एवं शीशम जो है महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे कि काष्ठ जो वृक्ष है ये फर्नीचर, यातायात और आदि निर्माण सामग्री में बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जो है वो क्या है कि बाघ, शेर और गोल्डन हाथी है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी। अब अगला हमारा जो वन है वो है शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं वो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों पर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो मानसूनी वन होते हैं। और उससे पहले हमने क्या देखा था, उससे पहले हमने देखा था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार के यहाँ पर पाए जाते हैं भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के आसपास वाले क्षेत्र में जो है वो पाए जाते हैं। अब देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द मिडिल लैटिट्यूड। यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्व किनारों पर पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, सच एज सदर्न अमेरिका, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील। ठीक है, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ये हमने देखा कि महाद्वीपों के पूर्व किनारों पर पाए जाते हैं। इनकी ये पहली बात तो हमने क्या देखा कि शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, तटीय प्रदेश में। ठीक है, किनारे पर। तो अब दूसरी बात हमने क्या देखा कि महाद्वीपों के पूर्व किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील पर पाए जाते हैं। ठीक है, किनारों पर, किनारी पूर्वी पर पाए जाते हैं। यह ब्राज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। हियर बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रीज लाइक ब्रॉन्जेस, पाइन एंड इवेकलिप्ट्स और आर फाउंड। ठीक है, इवेकलिप्ट्स जो है पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन देख लिया है। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन की देखने के बाद हमने देखा है, अब क्या हम देखेंगे यहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वन को यहाँ पे। तो अगली बात यहाँ पे हम देखते हैं, अगली बात क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें हमने देखा था पांचवा जो पॉइंट है कि इन वनों में जो पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में जो होते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे शाल के वृक्ष पाए जाते हैं, सागवान पाया जाता है, नीम पाए जाते हैं एवं शीशम पाए जाते हैं। Amongst the strong wood trees found in these forest areas, seal, teak, neems and rosewood। ठीक है, तो इनमें जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। एक तो शाल के वृक्ष पाए जाते हैं, सागवान पाया जाता है, नीम एवं शीशम, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि दृढ़ काष्ठ वृक्ष जो होते हैं वो फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, जो क्या है, जो दृढ़ काष्ठ वृक्ष होते हैं वो फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स। अगला पॉइंट है कि इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी और गोल्डन लंगूर बंदर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ें हैं कि गोल्डन लंगूर बंदर यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाघ, शेर, हाथी के साथ साथ में गोल्डन लंगूर बंदर पाया जाता है। द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन दीज रीजन्स। और ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे देख लिया है।
अब देखते हैं यहाँ पे हम शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं वो मध्य अक्षांश लगभग 45 डिग्री, ठीक है। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश, मतलब आपने देखा था ना इस प्रकार से तो तट के तरफ होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं वो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द मिडिल लैटिट्यूड्स। अगला पॉइंट है, यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्व किनारे पर होते हैं, पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड ऑन द ईस्टर्न ईस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। पहली बात हमने क्या देखा कि ये तटों पर पाए जाते हैं, किनारे तरफ पाए जाते हैं, और ये मुख्यतः जो होते हैं वो पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया है सदाबहार वन। अगला पॉइंट है कि जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे देखा ना कि उत्तरी अमेरिका यहाँ पे यूएसए है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा यूरोप हो गया, ये हमारा एशिया हो गया, इसके नीचे दक्षिण अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर एग्जाम्पल बात किया जाए जो शीतोष्ण सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, इस एरिया में आपने जानते हैं ना कि ये दक्षिण पूर्व एरिया है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एरिया एवं दक्षिण, अगला क्या है, दक्षिण चीन एवं पूर्वी ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील जो माफ़ कीजिएगा साउथ अमेरिका में जो क्षेत्र है ब्राज़ील का, वो कहाँ पे, पूर्वी ब्राज़ील में पाया जाता है। साथ ही साथ में दक्षिण चीन, जिस पे विवाद होता रहता है, दक्षिण चीन सागर जो है, दक्षिण चीन, माफ़ कीजिएगा दक्षिण चीन की तरफ पाया जाता है। क्या कौन कौन से एरिया, पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, सच एज साउथ ईस्ट अमेरिका एंड साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील। अगला है, यह ब्राज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन में कहा गया है कि ब्रांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। हियर बोथ्स आर हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रीज लाइक ब्रॉन्ज, पाइन एंड यूकेलिप्टस आर फाउंड हियर, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला हमारा है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं, यानी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वन कहते हैं। देखिए शीतोष्ण पर्णपाती के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 अक्षांश है, जिसे प्रधान मध्यमान रेखा भी कहा जाता है, प्रधान मध्यमान रेखा भी कहा जाता है। इसके 23.5 अंश उत्तर की तरफ कर्क रेखा, 23.5 अंश नीचे की तरफ मकर रेखा, 66.5 अंश क्या है, आर्कटिक रेखा, और 66.5 अंश अंटार्कटिक रेखा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं वो लगभग 20 डिग्री से, ठीक है, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ हिस्सा जो होता है वो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा का बीच का हिस्सा, और साथ ही साथ में कर्क रेखा और 66.5 अंश यानी आर्कटिक वृत्त के पास वाला क्षेत्र जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे मकर रेखा में भी हो जाएगा। तो 20 से 30 डिग्री में बीच में ये शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर की तरफ और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नीचे की तरफ, ये जो क्षेत्र आता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते ही हैं। लेकिन 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण की तरफ भूमध्य रेखा के, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरी बात क्या है कि उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं वो उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड वेस्टर्न यूरोप आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में क्या होते हैं, गिरा देते हैं। जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। दे ड्रॉप देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ ब्रांच एवं बीज आदि है। द ट्रीज फाउंड हियर आर ब्रॉन्ज एंड बीज एक्सेट्रा। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। डियर, फॉक्स, वॉल्व्स एंड कॉमन एनिमल्स हियर एंड फ्रीजेंट एवं मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे तो ये शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये जो पाए जाते हैं, अगर इनकी स्थिति देखा जाए तो उत्तर पूर्वी अमेरिकन में, चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली में, पश्चिमी यूरोप में, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ में शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो ब्रांच एवं बीज हैं, और यहाँ पर हिरण, लोमड़ी, भेड़िए पाए जाते हैं। फ्रीजेंट, मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर
पाए जाते हैं। साथ ही साथ में महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर भिन्न है। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए इनका कोस्टल एरिया जो है, द वेस्टर्न एंड साउथेस्ट साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट हियर द मेडिटेरियन वेजिटेशन इज फाउंड। यहाँ पे बताया गया है कि देखिए हमने क्या देखा कि तटीय क्षेत्र में पहली चीज़ तो हमने क्या देखी है कि यह क्या कहाँ पाए जाते हैं, यह उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीर्ष पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ में हमने देखा कि यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी बताया गया है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताई गई है कि ये जो महाद्वीपों के पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी मतलब इस साइड पश्चिमी दक्षिणी किनारे पर यह भिन्न है तथा भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। ठीक है, यह यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका भूमध्य सागर जो इसके नाम पर पड़ा है, क्या पड़ा है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यह अधिकतर क्या होता है कि यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन द एरियाज नियर द मेडिटेरियन सी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हेंस इट्स नेम्स। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, अब भूमध्य सागरीय वनस्पति को हम देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन वेजिटेशंस क्या होते हैं, तो ये प्रदेशों में गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं और शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु भी होती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होती है, बात करते हैं कि ये प्रदेशों में गर्म होते हैं। दीज रीजन्स हैव हॉट, ये जो प्रदेश होते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये प्रदेश गर्म होते हैं एवं शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु यहाँ पर होती है। ठीक है, द रीजन्स हैव हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड कोल्ड विंटर्स। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत जो होते हैं वो संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। इन दीज एरियाज फ्रूट्स ऑफ साइट्रस लाइक ऑरेंज, फिग, ओलिव एंड ग्रेप्स आर प्रोड्यूस्ड। लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया और यहाँ वन्य जीवन कम है। पीपुल्स हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशंस हियर टू डू एग्रीकल्चर एज पर देयर विश, देयर इज लेस वाइल्ड लाइफ हियर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हटा दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वन्य जीवन कम है अपनी कृषि की क्षमता को बढ़ाने के लिए। उसको हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होती है, हमने देखा कि ये जो भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है गर्म प्रदेशों में पाई जाती है। साथ ही साथ में जहाँ का जो जलवायु है वो शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो फल पाए जाते हैं, जो यहाँ की खेती होती है वो बेसिकली नींबू वंश के जो संतरा, अंजीर और जैतून होते हैं वो भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। और लोगों ने अपने इच्छानुसार जो ये क्षेत्र आते हैं यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ पर कृषि करने लगे हैं। ठीक है, वन्य जीवन भी कम हो गया इस वजह से। देखिए भूमध्य सागरीय वृक्ष जो होते हैं, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे दो चीज़ें हमने पढ़ी है, क्या कि जो भूमध्य सागरीय जो वृक्ष होते हैं ये ऋतु के हिसाब से ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को अपने आप से ढाल लेते हैं। क्या होती हैं कि इनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। मतलब जिस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है उस प्रकार से जो भूमध्य सागरीय जो वृक्ष होते हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी हिसाब से उनकी मोटी छाल और पत्तियां हो जाती हैं, जिसके कारण से वाष्पोत्सर्जन की घटना नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला हमने क्या देखा कि भूमध्य सागर प्रदेश में जो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर फलों की कृषि के कारण जो होता है यहाँ पे बहुत सारे फल पैदा किए जाते हैं, जिसके कारण इसे फलोद्यान भी, विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली है। क्या चीज़ हमने पढ़ा है कि मेडिटेरियन ट्रीज अडॉप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक्स barks and wax coated leaves which help them reduce transpirations. Mediterranean regions are known as orchard of the world for the fruit cultivations. अब देखते हैं शंकुधारी वन क्या होते हैं। शंकुधारी वन के बारे में यहाँ पे पढ़ने प्रयास करेंगे।
तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ग्रैंड कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हाई लैटिट्यूड्स ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। हमने देखा था कि शंकुकारी वृक्ष क्या होते हैं, कि शंकुआकार के कुछ इस प्रकार के वृक्ष होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो वृक्ष होते हैं ये बर्फीली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के बर्फीली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों इनका इस तरह से होता है, ढाल नुमा होता है, क्योंकि जब इन पे बर्फ पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, फिसलने के माध्यम से वो नीचे गिर जाते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार के क्षेत्र जो है, क्योंकि ये भी अपने हिसाब से उसको ढाल लिए हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर खुला अगर वन पाया जाता तो क्या होता, जब इसकी टहनियों पर कोई भी बर्फ का जो है गिरता तो ये इसके टहनियाँ टूट जाती, तो यहाँ पर कोई दूसरे वृक्ष यहाँ पर नहीं पनप सकते। इस वजह से यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पनपते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ग्रैंड कॉन्फेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हाई लैटिट्यूड्स ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। दूसरा क्या है कि इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड टैगा फॉरेस्ट। यह हिमालय में पाए जाते हैं और एवं अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द हिमालयाज एंड आल्सो आर फाउंड इन द हायर हाइट। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। दे आर टाल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आती है। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज यूज टू मेक पल्प विच इज़ यूज टू मेक जनरल एंड न्यूज प्रिंट पेपर। मतलब कि यहाँ के जो कागज पत्र जो बनाया जाता है, कागज वागज का जो निर्माण किया जाता है वो इन्हीं शंकुधारी वृक्षों के माध्यम से किया जाता है। तो हमने अभी तक क्या इसके बारे में देखा कि जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं और ये हिमालय में पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ में ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, जिस कारण से इनका उपयोग जो होता है वो कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट अगर बात किया जाए तो नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए सबसे जो माचिस का जो बक्सा होता है जिसमें हम माचिस रखते हैं, ठीक है, बनाने के लिए भी किया जाता है। द सॉफ्ट वुड इज आल्सो यूज टू मेक मैचेस ऑफ एंड बॉक्सेस फॉर पैकिंग। ठीक है, नरम काष्ठ का जो उपयोग होता है वो माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़ देवदार, चीड़ का पेड़ आपने देखा होगा ना, जो चीड़ का पेड़ जो अयस्कों का संरक्षण करने के लिए कक्षा 10 में हमने पढ़ा था, तो वही चीड़ का देवदार वृक्ष है। तो चीड़ देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन के अंतर्गत जो है वो चीड़ देवदार आदि वन इसका मुख्य पेड़ है। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। जनरली एनिमल्स लाइक सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर फाउंड हियर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा हमने कि यह नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि चीड़ देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी कि यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा है ग्रास साइट यानी घास स्थल। देखिए यहाँ पर मुख्यतः वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, घास पाए जाते हैं, इसलिए उसको देख लेते हैं एक बार। उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या है, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के किसी भी तरफ उग जाते हैं। इट राइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ये फैले होते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर टू ट्रॉपिकल रीजन्स। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। वनस्पति ओरिजिनेट्स हियर इन एरिया विथ लो टू मॉडरेट रेनफॉल। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। दिस ग्रास कैन ग्रो वेरी हाई टू अ हाइट ऑफ अबाउट 3 to 4 मीटर। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है, यानी सवाना ग्रास साइट्स ऑफ अफ्रीका लाइक दिस। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, जेब्रास, ठीक है, जर्फी एंड लियोपार्ड्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन देयर ट्रॉपिकल ग्रास साइट्स। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, देखिए बेसिकली जो घास स्थल होते हैं यहाँ पर वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ घासें उगती है। और हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय, देखिए यहाँ से नाम से ही पता चलता है उष्णकटिबंधीय मतलब ये रीजन के नाम पर रख दिया गया है। तो हमने जाना था कि ये भूमध्य रेखा होता है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक रेखा होता है। तो इस क्षेत्र को यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसने कहा कि जो भूमध्य रेखा ये वाली 0 डिग्री जो अक्षांश है इसके आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं वो भूमध्य रेखीय घास स्थल कहलाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये देखी। ठीक है, किसी भी तरफ ये उग जाते हैं
और दूसरी बात समझने का प्रयास करिए कि दूसरी बात क्या है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तरफ फैले हुए हैं। तीसरी बात कि ये निम्न यहाँ पे देखिए कि ये क्या है कि ये जो वनस्पति उगते हैं ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ठीक है, ये मध्यम क्षेत्र जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है वहाँ पर ये पैदा होते हैं। और यह घास काफ़ी ऊंची होती है, लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक इसकी बढ़ सकती है। और हमने देखा कि जो अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका का जो सवाना घास है स्थल इसी का एक प्रकार है। ठीक है, जो अफ्रीका में सवाना घास स्थल है जो भूमध्य रेखा के इसको बीचों बीच गुजरती है। देखिए आपको पता होगा कि जो साउथ अफ्रीका है, जो अफ्रीका रीजन है, उस पर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा तीनों एक साथ काटती है। एक ऐसा महाद्वीप, एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है इसी का एक प्रकार है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक उदाहरण है। अगला हमने देखा कि सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ और तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल। आपको पता होगा ये देखिए जो नामकरण किया गया है ये रीजन के हिसाब से किया गया है, जो जहाँ पे क्षेत्र पाए गए। जैसे आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक का है और मकर रेखा से अंटार्कटिक जो क्षेत्र है इसके बीच को हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण घास स्थल कहते हैं, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि यह मध्य अक्षांश क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड्स एंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्या बताया हमने कि यह जो है ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखी है कि यह यहाँ की जो घास स्थल होती है वो अगली बात जो हमने देखते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ की जो घास स्थल होते हैं वो क्या होती है, मोटी होती है। यहाँ की घास आमतौर पर मोटी एवं पौष्टिक होती है। ठीक है, तो ये हालांकि जानवरों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। द ग्रास हेयर इज़ यूजुअली थिक एंड न्यूट्रिशियस। ठीक है, अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस और बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली भैंस सब पाई जाती है। ठीक है, तो वाइल्ड बफेलो एंड बिसोन्स एंटेलोप आर कॉमनली फाउंड इन द टेम्परेट रीजन्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहली चीज़ तो हमने देखी जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में हमने क्या देखा था कि भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। दूसरी तरफ हमने क्या देखा था कि ये भूमध्य रेखा के दोनों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। तीसरी बात हमने देखी थी कि वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ठीक है, चौथी बात हमने क्या देखी थी कि 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ सकती है। पांचवी बात हमने देखी थी कि अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी का एक उदाहरण है। छठी बात हमने क्या देखी थी कि यहाँ पर हाथी, जेब्रा और जिराफ, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। वहीं हमने देखा कि बात किया कि शीतोष्ण घास स्थल जो होता है वो क्या है कि यह मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये जो मध्य अक्षांश होता है, ठीक है, जो कर्क रेखा से आर्कटिक और मकर रेखा से अंटार्कटिक जो क्षेत्र होता है इसके बीच का, ये मध्य अक्षांश और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। और दूसरी की यह घास आमतौर पर मोटी एवं पौष्टिक होती है। तीसरी बात हमने क्या देखी, यहाँ पर जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शीतोष्ण घास स्थल। अब कटीली झाड़ियाँ जो हम थॉर्न बशिश पे देख लेते हैं कि शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं ये शुष्क, जहाँ जो क्षेत्र शुष्क होते हैं वहाँ पर ये है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन एरिया लाइक ड्राई डिजर्ट। एंड दूसरा हमने क्या देखा कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इस क्षेत्र में पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। और तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ पे वनस्पतियों की कमी रहती है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने देखी है। देखिए, शीतोष्ण घास स्थल के बारे में हमने क्या देखा कि यह मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखी कि यह घास आमतौर पर मोटी एवं पौष्टिक होती है। तीसरी बात हमने क्या देखी कि शीतोष्ण प्रदेशों में जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। और अब हमने कटीली झाड़ियों के बारे में देखा कि यह शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यह उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। क्या देखी हमने चीज़ें कि जो कटीली झाड़ियाँ होती है ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। और तीसरी बात हमने देखी कि तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ पर वनस्पतियों की कमी रहती है।
अब देखिए जो घास स्थान है, महत्वपूर्ण घास स्थानों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं, जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, जो ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना नाम से जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, पूर्वी अफ्रीका में घास स्थल को, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील में, जो कि साउथ अमेरिका का है, वहाँ पे कंपास जाना जाता है, कंपास, ठीक है। और साथ ही साथ में वेनेजुएला में लानोस नाम से जाना जाता है। वहीं बात करा जाए शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं, ठीक है, जो आपने देखा कि कर्क रेखा और कैप्रिकॉन, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होते हैं, और उनसे लेकर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र होता है, उसके बीच में शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल पाए जाते हैं। उनका नामकरण किस हिसाब से हुआ है, तो जो अर्जेंटीना में पाया जाता है उसे हम पैम्पॉस कहते हैं, ठीक है, पैम्पास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो पाया जाता है महत्वपूर्ण घास स्थल है, बार बार पूछा गया एग्जाम में, प्रियरी होता है, ठीक है, प्रियरी नाम से प्रसिद्ध है उत्तरी अमेरिका में। ये क्या है, प्रियरी जो है ये शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल है। तीसरी बात हमने देखी कि दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है घास स्थल, जिसे शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल जो वेल्ड होता है उसे दक्षिण अफ्रीका के नाम से, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया में स्टैपी नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्टैपी मध्य एशिया में। ऑस्ट्रेलिया में डॉन के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण जो थे, ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं, जैसे सवाना हो गया, कंपास हो गया, लानोस। तो सवाना जो है वो पूर्वी अफ्रीका में है, कंपास जो है वो ब्राज़ील में है, और वेनेजुएला में लानोस है, ठीक है। वहीं शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल की बात किया जाए तो अर्जेंटीना में पैम्पास पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड पाया जाता है, मध्य एशिया में स्टैपी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन पाया जाता है, ठीक है, डॉन, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं टुंडा क्या होता है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं बहुत ठंडा, वहाँ पे हर वर्ष जो होती है वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। तो यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, ठीक है। If you go to the polar regions, then you will find the place very cold. There is very limited natural vegetations. ठीक है, यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान जो है वो आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा और ये बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी। दूसरी बात हमने कि यह केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ पर केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है जो ध्रुवीय प्रदेशों में। Only moss, lichen and small shrubs are found here. तीसरी बात कि ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, ठीक है। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये जो है विकसित होती है। दे डेवलप ड्यूरिंग शॉर्ट समर सीजन्स। इसे टुंडा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड टुंडा टाइप्स ऑफ फ्लोरा। ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पर, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, जहाँ का क्षेत्र जो होता है वो ठंडा होता है। तो दीज फ्लोरा आर फाउंड इन द पोलर रीजन्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो टुंडा जो होती है, यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको बहुत अत्यधिक ठंडा मिलेगा और यह बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। दूसरी बात हमने देखा कि काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर प्रमुख जो है वनस्पति हैं। और तीसरी हमने देखा कि जो ये काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ होती है ग्रीष्म ऋतु के दौरान अल्प रूप से विकसित होती हैं, ठीक, अल्पकालीन रूप से विकसित होती हैं और ये टुंडा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। जो ये वनस्पति होती हैं, जो काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ होती हैं, इसे हम टुंडा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। और ये वनस्पतियों को बात किया जाए तो यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता हो गई होंगी। अगला बात करें अगले अगर टॉपिक माफ़ कीजिएगा, अगले अगर टुंडा के अंतर्गत बात किया जाए तो यह जानवरों के लिए शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। यहाँ के जो जानवर होते हैं वो शरीर पर मोटा फर, ठीक है, जो चमड़े होते हैं वो मोटे होते हैं, मोटी चमड़ी होती है, ठीक है, मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। द एनिमल्स हियर हैव थिक फर एंड थिक स्किन, जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित करती है। आपको पता होगा कि जो मोटी जो चमड़ी होती है वो हमें क्या करती है, जो जानवर होते हैं उनको क्या करती है कि ठंडे क्षेत्र से उनको बचाती है, ठीक है, उनको उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। तो वहाँ पर इसलिए बताया गया कि जो वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं वहाँ पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। हु प्रोटेक्ट्स देम इन द कोल्ड सीजन्स क्लाइमेट्स।
अब देखिए यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जो है वो सील, वालरस, कस्तूरी, बैल, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी है। सम एनिमल्स फाउंड हियर आर सील, वलरस एंड ओयस्टर्स, ऑक्स, पोलर बियर्स एंड आईसी फॉरेक्स, ठीक है, फॉक्सेस। तो जानवर जो है वो सील, वालरस, कस्तूरी, बैल, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी पाई जाती है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। 6वां अध्याय हमारा समाप्त होता है। 7वां अध्याय हम देखेंगे जिसमें हम मानवीय पर्यावरण के बारे में देखेंगे, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो चीज़ है जहाँ पे हम अपने जीवन निर्वहन करते हैं, जिस स्थान को, उसी को बसाव स्थान कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर अपनी बस्तियों को रखते हैं, जहाँ पे हम अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, जहाँ पर हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बसाव स्थान, जहाँ पर हम रहते हैं। तो वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। वे स्थान जहाँ पर भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। वे स्थान जहाँ पर भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट्स, ठीक है। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या होनी चाहिए? देखिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि अनुकूल जलवायु यानी फेवरेबल क्लाइमेट्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी जल की उपलब्धता है, उपयुक्त भूमि यानी सुटेबल लैंड्स हैं, उपजाऊ मिट्टी यानी फर्टाइल सॉइल्स है, तो मानव के रहने के लिए यहाँ पर जो है अट्रैक्ट करेगी, वहाँ पर मानव बस्ती जो है, वहाँ पर मानव जो है वो निवास करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। अगली बात देखते हैं, वह स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर पीपुल्स बिल्ड होम्स फॉर देमसेल्व्स। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर आवश्यक हो गया। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू लिव इन ट्रीज एंड केव्स व्हेन दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, देन इट बिकम्स नेसेसरी फॉर देम टू बिल्ड अ परमानेंट हाउस, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पहले का मानव होता था, जो प्रारंभिक मनुष्य होते थे, वो वृक्ष एवं गुफाओं में रहते थे, ठीक है। एक जगह रहते थे, वहाँ पर कुछ दिन रहते थे, कुछ दिन निवास करते थे। इसके बाद जब वहाँ पर कुछ दिन के बाद क्या करते थे, फिर एक जगह से दूसरी जगह प्लान करते थे जहाँ पर उनको एक प्राकृतिक वातावरण मिलता था। फिर वहाँ पे कुछ दिन रहते थे, फिर अगर उनके विपरीत वातावरण हो जाता तो फिर वहाँ से निकलते थे, प्लान कर जाते थे, वो चीज़ें हम बता देंगे। लेकिन बताया गया कि जब से मनुष्य खेती प्रारंभ कर दिया तो क्या होने लगी कि वहाँ पर अस्थायी बस्तियाँ बनने लगी। फिर एक जगह पर कम्युनिटी यानी समुदाय का विकास हुआ। समुदाय के विकास होने के साथ साथ में एक समाज विकसित हुआ। एक समाज के विकसित होने के साथ साथ में लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से इंटरेक्शंस बढ़ाया, एक दूसरे को समझने का प्रयास किया और मानव बस्तियां बनाकर वहां पर रहने लगे। तो ये चीज़ें बताई गई है। अगली हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। यहाँ पे ये भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई गई है कि जो बस्तियों का जो विकास हुआ वो नदी घाटियों के निकट हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। पहली बात, क्यों? क्योंकि जल जो होता है वो भूमि के लिए या उपजाऊ क्षेत्र के लिए या फिर कृषि करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए वहाँ पर मानव बस्तियाँ बनाने लगे। सेटलमेंट्स डेवलप्ड नियर रिवर वैली बिकॉज देयर वॉज अ सफिशियंट वाटर अवेलेबल एंड द लैंड वॉज फर्टाइल। व्यापार वाणिज्य विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ह्यूमन सेटलमेंट ग्रीव लार्जर, ठीक है। जो व्यापार वाणिज्य विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां क्या होती गई, बड़ी होती गई। जिस तरह से हमारा व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, विनिर्माण का क्षेत्र हमारा बढ़ता चला गया, ठीक है, एक दूसरे से हम व्यापार करने लगे, तो वो इस प्रकार से बताया गया कि जो मानव बस्तियां हैं वो इस प्रकार से बढ़ती हुई चली गई। अगली बात कि नदी घाटियों के निकट बस्ती पनपने लगे और सभ्यता का विकास हुआ। द सेटलमेंट नियर द रिवर वैली एंड फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड। क्या हुआ कि जो नदी घाटी थी उसके आसपास में क्या हुआ कि बस्तियों पनपने लगी एवं सभ्यता का जो है वो विकास होने लगा। जैसे हम हड़प्पा का सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता, इस प्रकार के तमाम सभ्यता को पढ़ते हैं, जो कि बताया गया है कि इन तमाम प्रकार की जो सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रीजन हमने पढ़ लिया। सिंधु, टिग्रिस आदि सभ्यताओं का विकास भी नदी के ही किनारे हुआ है, यानी सिविलाइजेशंस लाइक इंडस टिग्रिस हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर, ठीक है।
तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार फिर से देख लेते हैं कि वह स्थान जहाँ पे लोग अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक है, बसाव स्थान कहलाता है। दूसरी बात हमने देखी कि प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तीसरी बात कि बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। चौथी बात हमने क्या देखी कि व्यापार वाणिज्य विनिर्माण का विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। और पांचवी बात हमने क्या देखी कि नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु टिग्री आदि सभ्यताओं का विकास भी नदी के किनारे ही हुआ है। एक देख लेते हैं यहाँ पे शब्दावली के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास क्या होता है, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं, तो क्या होता है जैसे एक निश्चित समय में एक ऋतु के समय में जो है वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे घास स्थल वहाँ पे उगेंगे। मान लीजिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में रह रहे हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि ग्रीष्म ऋतु के समय जो है वहाँ पर एक सीजन में जो है वहाँ पर ग्रास जो है नहीं जो घासें वहाँ पे उगेंगी। फिर दूसरे सीजन क्या होगा, वहाँ पर घास नहीं होगा तो वो दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो शीतोष्ण घास स्थल है वहाँ पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से पलायन करते थे। इसी को क्या कहा गया, ऋतु प्रवास। यानी लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। यानी ट्रांसह्यूमेनेंस क्या होता है, इट इज़ द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन द सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन द सीजन। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमने देख ली। संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रवास खत्म हुआ, सेटलमेंट खत्म हुआ। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो संचार है। कम्युनिकेशन के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है कि संचार दूसरे के पास तक सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो सूचना का आदान प्रदान होता है उसी को हम संचार कहते हैं। सिंपल भाषा है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन, वन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए कि संचार जो है वो दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक माध्यम है या एक प्रक्रिया है। इट इज द प्रोसेस, ठीक है, टू कम्युनिकेट टू इन्फॉर्म टू वन टू अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, सिंपल परिभाषा। ठीक है, एक से दूसरे व्यक्ति तक जो हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं उसी को संचार कहते हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व सूचना क्रांति आ गई। ठीक है, विश्व में सूचना क्रांति आ गई। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस हैज ब्रॉट इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है। यहाँ पे बताया गया है कि सूचना कई प्रकार से पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर यूज्ड टू एजुकेशंस एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, जो सूचना का जो प्रयोग होता है, जो प्रदान करते हैं, एक तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स के होते हैं। देखिए, सूचना हमारे अंदर क्या क्या विकास कर सकती है। तो सूचना जो होती है एक तो हमें एजुकेट करती है। सूचना के माध्यम से हम जो है अपने ज्ञान का प्रसार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम तक कर सकते हैं। और आज का जो हमारा समाज देखा जाए तो आज का समाज इतना विकसित हो चुका है कि जो सूचना का जो रूप है वो बहुत ही विस्तृत हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति किसी भी कोने से एक व्यक्ति बैठा जो इंसान है वो अपने स्किल्स को, वो अपने एजुकेशंस को वो हजारों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो ये क्या है, सूचना का एक माध्यम है। मनोरंजन क्या हो गया, टीवी के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, तो टीवी के माध्यम से क्या होता है, कम्युनिकेट होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सैटेलाइट ऊपर लगी है तो वहाँ पर क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से आपको मनोरंजित किया जाता है। वो आप प्रोग्राम आ रहा है, तो वो चीज़ें क्या है, ये सब क्या हैं, ये सूचना के प्रदान के कारक है। अगला है कि समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न, सो दे आर कॉल्ड पब्लिक रिलेशंस मीडियम। एक बार फिर समझने का प्रयास कर लेते हैं एक पॉइंट को। संचार बेसिकली क्या होता है, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व के सूचना में क्रांति आ गई है।
और सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। और समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला बात देखते हैं कि सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है, हम बेसिकली देखते हैं सैटेलाइट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि टेलीविज़न में जो हम देखते हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से ही पॉसिबल है। ठीक है, आपको पता होगा कि सैटेलाइट के माध्यम से एक सेंडर होता है, एक मीडियम होता है, एक रिसीवर होता है। तो सेंडर जो है यहाँ पर बैठा यहाँ पर जो है सैटेलाइट से जो सूचना को भेजेगा, और यहाँ पर मीडियम होगा जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अब ये सैटेलाइट जो है ये मीडियम के माध्यम के रूप में काम करेगा और यहाँ पर दूसरी जगह कम्युनिकेट करेगा इस सूचना को, और यहाँ पर बैठे जो रिसीवर हैं जो कि हम लोग हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे टीवी के माध्यम से देख पाएंगे। तो ये हम क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो ये चीज़ें बताने की कोशिश की गई है कि सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। कम्युनिकेशन हैज़ इंटेंसिफाइड विद द सैटेलाइट एंड तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्व अनुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होती है। ठीक है। Satellites are helpful in oil explorations, forest survey, groundwater, minerals resources, pre-weather estimates and early disaster warning। देखिए किस प्रकार सहायता होती है तेलों की खोज। क्या बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने क्या कर दिया है कि सैटेलाइट लगा दिया है। सैटेलाइट क्या करती है कि ये तो कम्युनिकेशंस को यहाँ पे एक दूसरे से संचार का माध्यम का एक साधन तो है ही, साथ साथ में कई प्रकार की सैटेलाइट जो हमारे पृथ्वी पर चारों तरफ घूम रही हैं, तो वो क्या करती हैं कि उसमें क्या होता है कि उसमें एक विशेष तरह का यंत्र लगा होता है जो कि यह ज्ञात करता है कि किस क्षेत्र में, पृथ्वी के किस क्षेत्र में जो है वो तेल की अधिकता ज़्यादा है। ठीक है, या फिर वनों का सर्वेक्षण करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से कि किस प्रकार के वन है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस प्रकार से जो अनेक प्रकार के भूमिगत जल का पता लगा सकते हैं, खनिज संपदा के बारे में पता लगा सकते हैं, मौसम पूर्वानुमान की बात कर सकते हैं, आपदा पूर्व चेतावनी हम यहाँ पे देख सकते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। तो तमाम प्रकार के यहाँ पे जो है उपयोग यहाँ पे संचार के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब हम सैटेलाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा कि नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल विया सैटेलाइट। ठीक है, आज सेल्यूलर फ़ोन के बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। टुडे वायरलेस टेलीफोन्स कम्युनिकेशंस हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर विद सॉल्यूफोन्स। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर के केवल सूचना में परस्पर समीपता ही नहीं अपितु इनमें हमारा जीवन अधिक सुखमय बना दिया गया है। नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन एंड म्यूचुअल क्लोजनेस इज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट, बट आवर लाइफ हैज़ बिकम मोर प्रॉस्पेरियस एज वेल। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है। अगला एक बार फिर से देख लेते हैं। सैटेलाइट संचार में तीव्रता लाई है, पहली बात। दूसरी बात कि तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा की पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होती हैं। अगली बात हमने क्या देखी कि अब हमें सैटेलाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, चौथी बात हमने क्या देखी कि यह सेल्युलर फ़ोन यानी बेतार जो माध्यम का क्षेत्र होता है, अब यहाँ पे हम जो कम्युनिकेशंस करते हैं, देखिए हम अपने मोबाइल के माध्यम, इसमें कोई तार वार नहीं लगा, ठीक है, बेतार माध्यम है। तो इस प्रकार से जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से न केवल हम यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, ना केवल हम यहाँ पे संचार कर सकते हैं, ना केवल एक संचार का माध्यम है, बल्कि विश्व के जो समीपता आई है, जो विश्व के लोगों में जो समीपता आई है, वो किसके कारण संभव हो पाया है, वो संचार के माध्यम से ही संभव हो पाया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि भारत में अनेक राष्ट्रीय राज्य एवं राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज, देखिए स्वर्ण चतुर्भुज एक मार्ग है जो कि दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई, कोलकाता को ये स्वर्ण राजमार्ग जो है ये जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, एक स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग है जो कि देखिए एक स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग है जो कि दिल्ली को, डी फॉर दिल्ली को, मुंबई, ठीक है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता हो गई होगी। अगला देखते हैं कि जाइनिंग जो कि चीन में है, जाइनिंग से लहासा के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर, आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8850, आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई होने के बाद में
अब 4000 मीटर यानी उसका आधा अगर देखा जाए तो बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं कि जाइनिंग से लहासा के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी जो समुद्र तल से 4000 मीटर है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो बताई गई समुद्र तल से वो 5072 मीटर बताई गई है, जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते को यहाँ पे तय करती है। एक सामान्य मनुष्य के माध्यम से ये चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल था। अगली यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हुई, यहाँ से स्टार्ट होते हुए टेनिसियस होते हुए, कांस से चीता होने होते हुए, यहाँ पे खाइसन मार्ग होते हुए, यहाँ पर लास्ट में जो है यहाँ पर ये पीट्सबर्ग के प्रशांत महासागरीय तट पर जो है ख़त्म हो जाता है, जिसे हम व्लादिवोस्टोक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि रूस में है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीट्सबर्ग, यहाँ से सेंट पीट्सबर्ग से स्टार्ट होता है और प्रशांत महासागरीय तट व्लादिवोस्टोक तक जाता है। देखिए यहाँ पे मॉस्को से होते हुए, कजान से होते हुए, येकेटेरिनबर्ग से होते हुए, ट्यूमेन से होते हुए, ओमस्क, फिर इधर से फिर नोवोसिबिर्स्क के होते हुए, क्रास नोयार्स्क से होते हुए, आगे चीता से होते हुए, यहाँ पे होते हुए व्लादिवोस्टोक तक, ये लास्ट यहाँ पे प्रशांत महासागर तक जाता है। ठीक है, आपको यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर से यहाँ पे दक्षिण का पूरा यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानने के लिए ज़रूरी है। अगला पॉइंट बात किया तो जलमार्ग अधिक दूरी के लिए भारी एवं बड़े आकार के वाले सामानों में ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता एवं माध्यम होता है। ठीक है, वहाँ पर बताया आपको देखा भी था, कक्षा 6 में क्लास 6 में हमने देखा भी था कि जो जलमार्ग होता है, जो एक जलमार्ग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बड़े आकार वाले जो सामान होते हैं और बड़ी दूरी अगर हमें तय करनी है तो सबसे सस्ता अगर हम देखें मार्ग जो है तो वो कौन सा है, जलमार्ग के माध्यम से, जिसमें हम शिप के माध्यम से, जैसे हम क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल होते हैं वहाँ से हम मंगाते हैं, ईरान इराक से जो हम मंगाते हैं वो जलमार्ग के ही माध्यम से मंगाते हैं। क्यों? अगर हम चाहते तो हम इसको हवाई जहाज़ या फिर अनेक माध्यमों से मंगा सकते थे, या फिर हम चाहते तो इसको हम रेलवे के माध्यम से मंगा सकते थे। लेकिन ये सब जो ये अगर हम वहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछाएंगे, रेल का जो इंजन जो व्यय आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत कई गुना इससे ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया कि जो जलमार्ग होता है वो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता राजमार्ग है। ठीक है, सबसे सस्ता माध्यम होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इट इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स। अंतर्देशीय जलमार्ग, ठीक है, जैसे भारत के अंतर्गत यहाँ पे हमें कोई सामान जो है अगर मुंबई से हमें कोलकाता लेके जाना है तो एक ये हो गया। एक समुद्री मार्ग नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। ठीक है, जो झीलें होती हैं, जो समुद्री मार्ग होता है, ठीक है, जो नाव के माध्यम से यहाँ पे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अंतर्देशीय मतलब एक देश के भीतर ही लेके जाते हैं। ठीक है, Inland waterways are sea lanes, navigable rivers and lakes are used for inland waterways। और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, जलमार्ग जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी है जो कि बनाया गया है। ठीक है, भारत में बात किया जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, इसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान में भारत में अपने प्यारे भारत में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वहीं अगर उत्तरी अमेरिका में बात किया जाए तो ग्रेट लेक जो आपको वहाँ पे एक नदी है, वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंतर्देशीय जो उदाहरण है जलमार्ग के माध्यम से एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अफ्रीका में नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, उसके माध्यम से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड नील रिवर इन अफ्रीका। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। जलमार्ग जो होता है वो अधिक दूरी एवं भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता माध्यम होता है। दूसरी बात, यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक अंतर्देशीय जलमार्ग जो समुद्री मार्ग, नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एवं उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। ये कुछ एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार आप लोग देख भी सकते हैं किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे जो होता है, देखिए प्रशांत महासागर में, देखिए उत्तरी अमेरिका से किस प्रकार से यहाँ पे प्रशांत महासागर से होते हुए दक्षिण अमेरिका के सेंटियागो तक यहाँ पे आया गया है। ठीक है, साथ ही साथ में जो जल मार्ग है जो कि दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए ब्यूनस आयर्स से यहाँ पे
केप टाउन तक एक जलमार्ग जाता है। दूसरा हमारा है कि साओ पोलो से रियो डी जेनेरियो से जोहान्सबर्ग तक, जो कि दक्षिण अफ्रीका, और जोहान्सबर्ग से होते हुए मॉरिशस, और मॉरिशस से यहाँ पे मुंबई तक भी जाता है। साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ तक जाता है, और यही अफ्रीका के लागोस से होते हुए ये यूरोप के पेरिस तक भी यही जाता है, ठीक है। और अगला विशेष तौर पर हम देखेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से होते हुए ये यहाँ पर जकार्ता, फिर जकार्ता से चैंगकॉक यानी एशिया के चैंगकॉक, फिर दिल्ली, यहाँ पे इंडिया में होते हुए दिल्ली से, फिर दिल्ली से अमृतसर से होते हुए मास्को तक जाता है, ठीक है। पाकिस्तान से होते माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पे एशिया में होते हुए मास्को तक जाता है। फिर मास्को से ये देखिए जलमार्ग होते हुए उत्तरी अमेरिका के बोस्टन, ठीक है, बोस्टन के, आपका अपना नाम भी सुना होगा, बोस्टन तक जाता है। बोस्टन से फिर डाकार तक जाता है, अफ्रीका तक। फिर ये इसी प्रकार से जो है चारों तरफ जो है किस प्रकार से जलमार्ग जो है विकसित हुआ है, हमारे पूरे 7 कॉन्टिनेंट को, 7 महाद्वीपों को किस प्रकार से जोड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर, उसको आप विशेष तौर पर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसको हम ध्यान से देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेन, प्लेन एंड सिनेमा और होटल फ्रॉम दी टाइम ऑफ सिटिंग एट होम। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों का इस सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। टुडे वी आर evolving as a larger world society due to the rapid interactions between peoples and services and institutions in this way। क्या बताया गया है कि संचार के माध्यम से आज तक हम क्या होते हैं कि घर पर बैठे बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल के टिकट को आरक्षित करवा सकते हैं, यानी बुक करवा सकते हैं। दूसरी बात क्या बताया गया है कि संपूर्ण विश्व में, अब देखिए इतना हमारा कम्युनिकेशन इतना डेवलप हो चुका है, जो इंटरेक्शन से इतना डेवलप हो चुका है, इसी प्रकार से बताया गया कि संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों की सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच में तीव्र गति से आपसी संपर्क जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। संपर्क जो है संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 7वां कॉन्टिनेंट जो है, 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वां अध्याय हम देखेंगे। 8वां अध्याय पे हम देखेंगे कि 8वां अध्याय में